हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, झारखंड में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं और उन्हीं जनजातियों में से एक जनजाति है संथाल जनजाति। और संथाल जनजातियों की जो शासन व्यवस्था है वही कहलाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के जितने शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था हो या फिर कोई अन्य शासन व्यवस्था हो, वे अपने समाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो है शासन अपनाते हैं। और ये शासन व्यवस्थाएं, इनकी अगर कोई अवहेलना करती है, अगर इनका कोई विरोध करता है तो उन्हें कठोर सजा दिया जाता है। वो सजा या तो आर्थिक या तो पैसों के रूप में हो सकता है या तो शारीरिक रूप से हो सकता है। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था, इनके बारे में समझते हैं। तो मैंने बोला था कि मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है, ये शासन व्यवस्था संथाल जनजातियों का शासन व्यवस्था है। याद रखिएगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था किसका है? तो हम लोग बोलेंगे संथाल जनजातियों का। इससे ठीक पहले हम लोग पढ़े थे उरांव जनजातियों का शासन व्यवस्था। उरांव जनजातियों का जो शासन व्यवस्था था वो हम लोग पढ़े थे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो संथाल जनजातियों का शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था या मांझी शासन व्यवस्था भी हम लोग देखते हैं। ये जो संथाल जनजाति है झारखंड में, ये संथाल जनजाति ये शासन व्यवस्था को कहां से ग्रहण किए हैं? तो याद रखिएगा, एक और जनजाति सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया से ये जो शासन व्यवस्था है इसको ग्रहण किए हैं संथाल जनजातियों ने। और याद रखिएगा, जो शासन व्यवस्था सौरिया का है, सौरिया पहाड़िया का शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक वर्ड याद रखिएगा, इसमें राजा का बेटा राजा, राजतंत्र वाला नहीं, लोकतंत्र वाला है, लोगों का तंत्र वाला है, जनता से चुन के आते हैं, वैसा वाला शासन व्यवस्था था सौरिया पहाड़िया का। और उन्हीं से ही ग्रहण किए हैं संथाल जनजाति के लोगों ने। तो चलिए इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जो पद हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है मांझी के बारे में। ये मांझी कौन है? तो याद रखिएगा, गांव का प्रधान होता है मांझी। और क्या काम होता है? तो इसके पास प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होता है। मांझी के पास गांव पर शासन चलाने के लिए, गांव लेवल वाला हम बात करें क्योंकि गांव का प्रधान है, एकदम बेसिक नीचे से आइए, तो मांझी के पास जो है प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होता है। और याद रखिएगा, ये जमीन जायदाद हो या तलाक हो या आपसी झगड़ा हो, इस तरीके का मुद्दों, इस तरीके का जो समस्याएं हैं, इनका समाधान जो है ग्राम पंचायत की मदद से करता है। मांझी काम क्या करता है? तो मांझी का काम होता है ये समस्याओं का समाधान करता है, जमीन जायदाद से रिलेटेड, तलाक वाला, आपसी झगड़ा वाला, एक्सेप्ट हत्या जैसी गंभीर समस्या को छोड़ के, हत्या जैसी गंभीर समस्या पर मांझी अपना जो समाधान होता है वो नहीं करता है। और मांझी को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा, लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित करने तक का अधिकार प्राप्त होता है मांझी को। और अगर मांझी अगर किसी दिन एब्सेंट रहता है तो उपमांझी कौन होता है? उपमांझी। तो याद रखिएगा, प्राणिक या प्रमाणिक हम लोग पढ़ते हैं, प्राणिक जो कि मांझी का हम लोग बात पढ़ेंगे, उपमांझी प्राणिक। इसी को उप प्रधान भी बोला जाता है क्योंकि ये गांव का प्रधान है, तो ये हो जाएगा गांव का उप प्रधान। मांझी क्या है? मांझी का ही हम लोग बाद में पढ़ रहे हैं उपमांझी। और गोड़ाइत या गुड़ेत, ये क्या है? तो मांझी का सचिव होता है, सचिव वर्ड याद रखिएगा, ये संदेश वाहक होते हैं। जोग मांझी क्या है? तो जोग मांझी का सचिव तो हो गया गोड़ाइत, और मांझी का उप सचिव याद रखिएगा जोग मांझी होता है। और ये जोग मांझी जो मांझी का उप सचिव है, उप सचिव, उसका काम क्या होता है? तो जन्म हो या विवाह हो, इन संबंधित मामलों पर इंपॉर्टेंट अपना सलाह देता है, महत्वपूर्ण सलाह देता है और उन्हें सुलझाने का प्रयास करता है। जन्म हो या विवाह हो, इन मामलों पर सॉल्व जो करने का कोशिश करते हैं वो है जोग मांझी। और याद रखिएगा, जोग मांझी अगर किसी दिन एब्सेंट हो जाता है, जोग मांझी अगर किसी दिन एब्सेंट हो जाता है तो उसके एब्सेंट में जो जोग मांझी का दायित्व है उसका संचालन कौन करते हैं?
तो जोग प्राणी करते हैं, जोग प्राणी करते हैं। एक वर्ड याद रखिएगा, भगदो प्रजा। भगदो प्रजा क्या करता है? तो भगदो प्रजा किसको बोला जाता है? तो गांव के बुजुर्ग और प्रतिष्ठित जो लोग हैं, गांव के बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोगों को ही बोला जाता है भगदो प्रजा। और ये जो प्रजा है भगदो प्रजा, ये झगड़ा को सॉल्व और उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो भगदो प्रजा ये प्रतिष्ठित और बुजुर्ग लोगों का ग्रुप है जो कोई प्रॉब्लम होता है, जो समस्या होती है, उसको सॉल्व करने का और विचार विमर्श करने का काम करते हैं। लासेर टांगाय, लासेर टांगाय किसको बोलते हैं? तो ये ग्राम रक्षा दल का प्रमुख को बोला जाता है। ग्राम रक्षा दल का प्रमुख को लासेर टांगाय बोला जाता है। और ये जो रक्षा दल का प्रमुख है, इसका काम होता है बाहरी आक्रमण से गांव की रक्षा करना होता है। आगे चौकीदार, ये चौकीदार का काम क्या होता है? तो ये चौकीदार जो होते हैं ये गांव में चौकीदारी का काम करने, गांव में चौकीदारी का काम करने वाला को चौकीदार बोलते हैं। ये पुलिस की भांति जो है कार्य करते हैं, पुलिस की भांति कार्य करते हैं। और क्योंकि गांव का जो प्रधान था मांझी, और मांझी के आदेश के अनुसार, मांझी के आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है ये चौकीदार, जो कि पुलिस की भांति काम करता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे देश मांझी। मांझी समझ गए थे, जोग मांझी समझे, अब है देश मांझी। देखिए एक गांव का तो हो गया मांझी, और अगर 5 से लेकर 8 गांव अगर मिल जाते हैं, 5 से लेकर 8 गांव अगर मिल जाते हैं तो बनता है एक देश। और उस देश का जो प्रधान होता है, उस एक देश का जो प्रधान होता है उसी को बोला जाता है देश मांझी। देश मांझी को मोड़े मांझी भी बोला जाता है। तो देश मांझी क्या है बोलने से याद रखिएगा, 5 से लेकर 8 गांव मिलकर जो बनता है उसका जो प्रधान होता है। और इसका काम क्या होता है? यहाँ जो मांझी का हम बात किए, मांझी के पास अगर कोई मामला आता है और उस मामले को अगर वो सॉल्व नहीं कर पाता है, तो जो मामला मांझी सॉल्व नहीं कर पाता है वो सीधा आ जाता है देश मांझी के पास। और अगर देश मांझी भी अगर उस मामला को सॉल्व नहीं कर पाता है तो वो समस्या, वो मामला चला जाता है परगनेत के पास, ट्रांसफर हो जाता है परगनेत। अब परगनेत क्या होता है? तो परगनेत याद रखिएगा 15 से 20 गांव मिलकर, देखिए 5 से 8 गांव मिलते हैं तो देश मांझी, और 15 से 20 गांव मिलकर जो परगना बनता है उसका प्रधान हो गया परगनेत। तो यही हो गया। तो परगनेत का हम लोग काम क्या बोले थे? देश मांझी से जो मामला आता है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब आगे है दिसुम परगना। दिसुम परगना क्या है? तो परगनेत, ये परगनेत से भी ऊंचा लेवल होता है, परगनेत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। और जो मामला परगनेत सॉल्व नहीं कर पाता है, देखिए सबसे पहले मैंने बोला मांझी के पास आया मामला, मांझी उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा, नहीं हुआ तो वो सीधा चला जाएगा देश मांझी के पास। मांझी वाला प्रॉब्लम पहुंच जाएगा देश मांझी, और देश मांझी के वहां देश मांझी से फिर वो चला जाएगा परगनेत, और अगर परगनेत भी अगर नहीं कर पाया तब वो चला जाता है दिसुम परगना के पास। तो जो मामला परगनेत सॉल्व नहीं कर पाता है वो सीधा ट्रांसफर हो जाता है दिसुम परगनेत के पास। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, हर क्षेत्र में दिसुम परगना नहीं पाया जाता है। एक बिटलाहा याद रखिएगा, बिटलाहा ये जो शासन व्यवस्था है, मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है, इस मांझी परगना शासन व्यवस्था का सबसे कठोर सजा को बोला जाता है बिटलाहा। सबसे कठोर सजा बिटलाहा, ये यौन अपराधों के दोषियों के लिए होता है। ये जो यौन अपराधों के दोषी होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है? तो उनका पूर्ण बहिष्कार करते हुए गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो अपराधी करते हैं उनको बहिष्कार करते हुए गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी दोषी हैं उनको सजा तो मिलेगा ही, लेकिन उस सजा पर भी समाप्ति का प्रावधान है, क्षमा याचिका है। इसके लिए क्या किया जाता है? पूरे गांव को जाति भोज दिया जाता है। अगर पूरे गांव को, उस टाइम की बात करें, उस टाइम अगर पूरे गांव को जाति भोज आप देते हैं तब आपकी ये जो सजा है वो समाप्त हो जाएगी। तो याद रखिएगा बिटलाहा सबसे कठोर सजा है। नायके याद रखिएगा, जो मुंडा मांझी परगना शासन व्यवस्था है,
इसमें जो गांव है, इन गांवों का धार्मिक प्रधान, जैसे हम बोल सकते हैं पुजारी, धार्मिक प्रधान को नायके बोला जाता है, पुजारी जो है नायके है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम ना केवल पूजा पाठ ही होता है, धार्मिक अपराधों पर ये फैसला भी सुनाते हैं। नायके क्या है? गांव का धार्मिक प्रधान। कुड़ाम नायके, कुड़ाम नायके क्या है? तो ये नायके के एब्सेंट में ये काम करता है। उप नायके होता है, नायके उप नायके कौन हो गया? कुड़ाम नायके। ये देवी देवताओं पर जो पूजा पाठ करते हैं, गांव के बाहर देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं। एक दंड है, हम लोग यहाँ पर बात किए थे, सबसे कठोर सजा कौन था? बिटलाहा। और सबसे हल्का जो दंड है वो है करेला दंड। करेला दंड क्या होता है? ये अपराधी पर जो दंड है वो 5 रुपए से लेकर 150 रुपए तक के बीच का होता है। अगर आप कोई अपराध करते हैं तो अगर आपको करेला दंड मिला है तो इसका मतलब आपको जो कीमत है वो 5 रुपए से लेकर 150 रुपए का भुगतान करना होगा। लोबीर सेंद्रा याद रखिएगा। लोबीर सेंद्रा क्या है? तो ये जो हम लोग का मांझी परगना शासन व्यवस्था है, इस मांझी परगना शासन व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। सेंद्रा बेंसी, सेंद्रा बेंसी क्या है? तो इसी शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था का शिकार परिषद, ये शिकार से रिलेटेड है, शिकार परिषद को क्या बोला जाता है? सेंद्रा बेंसी। तो इतना कुछ हम लोग मांझी परगना जो संथाल जनजाति का शासन व्यवस्था है उसके बारे में पढ़े। कुछ अन्य तथ्य की अगर हम बात करें तो ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है, इसमें जितने भी पदधारी होते हैं, जितने भी पदधारी होती है, सबको भूमि मिलती है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ मैंने बोला था भगदो प्रजा, ये जो भगदो प्रजा है इनको जमीन नहीं मिलती है, इनको भूमि नहीं मिलती है। भगदो प्रजा का काम क्या होते हैं? ये झगड़ा को सॉल्व और विचार विमर्श करने का काम करते हैं। गांव के बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोगों का समूह होता है, तो समूह को तो नहीं दिया जा सकता। अन्य तथ्य में हम लोग पढ़ते हैं, जो इस शासन व्यवस्था के जो लोग हैं, जो अधिकारी होते हैं, इनका चुनाव कब होता है? तो माघ सीम के अवसर पर, माघ सीम के अवसर पर चुनाव होता है। एक रूल हम लोग को यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, यूल रूल्स। ये जो यूल रूल्स है 1856 में है। यूल रूल्स 1856 में ये बोला गया, इस नियम के आधार पर जो कानूनी मान्यता मिली है इस शासन व्यवस्था को, तो मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है इसको कानूनी मान्यता प्रदान कब की गई? तो 1856 को। और ये किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, यूल रूल्स के थ्रू। तो आई होप हम लोग का जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है इसको बेहतर तरीके से समझे। इसके बाद एक और शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।